न्यूमेरिकल की वैल्यू बताओ मुझे, कौन सा था? 2016 या 6? हाँ, चलिए ठीक है। तो 2006 की, आवाज मत कीजिए अब। 2006 की अपन ने पॉपुलेशन कैलकुलेट की थी, ठीक है? सब लोगों ने कैलकुलेट किया, ठीक है? एक बार मेरे को वैल्यूज बता दो आप। जो एक्स बार था वो कितना आया? एक्स बार इज इक्वल टू 1976.16, ठीक है ना? यही थी। ओके, आर कितना था? 24.43%। एंड वाई बार 6046.6, यही था। चलो, तो ये अपने डेटा से रिजल्ट आए हैं। एक्स बार इज द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। पॉपुलेशन इंक्रीज का क्या है? ये अरिथमेटिक एवरेज। इसी तरीके से आर क्या है? आर इज द जियोमेट्रिक एवरेज ऑफ परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज। एंड सिमिलरली वाई बार क्या हो जाएगा? इट इज अरिथमेटिक इंक्रीज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज, ठीक है? ये सारी वैल्यूज हमने एक ही डेटा के लिए कैलकुलेट किए हैं। अगर मैं 2006 के लिए कैलकुलेशन करूंगा तो हमको लेटेस्ट पॉपुलेशन जो दे रखी है, आई थिंक 1971, हमको पॉपुलेशन दे रखी है 1971, और हमको कैलकुलेट करना है 2006। तो नंबर ऑफ डेकेड्स कितने हुए? अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन था कि सर इसमें तो प्रॉपरली आ ही नहीं रहा है, ठीक है? तो यहां पर जितनी भी ईयर डिफरेंस आ रही है, ईयर का डिफरेंस कितना रहा? 35 ईयर्स। तो 35 ईयर्स डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा? 3.5 डेकेड्स। सिंपल, कोई परेशानी तो नहीं। तो इसलिए ईयर, और जो आपको यहां पर वैल्यू जो है वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है, राउंड फिगर में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है। क्लियर? ऐसे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमको नंबर ऑफ डेकेड्स में कन्वर्ट करना है, तो ईयर जितना भी डिफरेंस आ रहा है उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? क्लियर है? तो अब अगर हम पॉपुलेशन ऑफ 2006 अरिथमेटिक एवरेज मेथड से कैलकुलेट करें तो यहां पर हो जाएगा पॉपुलेशन ऑफ 2006, पी नॉट है लेटेस्ट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ 1971 प्लस एन इंटू एक्स बार। क्लियर? तो यहां पर हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपके लिए वेल एंड गुड है। इसका एक और टिपिकल क्वेश्चन है, वो भी अभी इसके बाद देखेंगे। तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? ये वैल्यू कितनी थी? 227,992, यही थी। अच्छा, ये आंसर ही बता दिया क्या? अरे 15, यही था, 1,58,800। क्लियर? नाउ एन है 3.5 एंड एक्स बार है अपना, एक्स बार है 19,769.16। सॉल्व करेंगे, आई थिंक ये फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में आएगा। और पॉपुलेशन है, एक जो पर्सन है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। पॉपुलेशन को आपको राउंड फिगर करना ही पड़ेगा, बढ़ा के लिखना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है? क्लियर है? ऐसा नहीं है 0.5 आ गया तो मतलब आधा आदमी हो गया, ऐसा नहीं करना है। पॉपुलेशन है, बढ़ा के लिखेंगे। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ रहा है? 2279 2.06, तो 3 कर दो, ठीक है? बढ़ा के लिखना है, डिजाइन पॉपुलेशन है इसलिए बढ़ा के लिखेंगे, जिससे कि कैलकुलेटेड अमाउंट जो आएगा डिस्चार्ज का वो कैसे आएगा? बढ़ के आएगा। तो अगर हायर डिस्चार्ज के लिए हम डिजाइन करते हैं तो सिस्टम क्या रहेगा? सेफ रहेगा। सिमिलरली नेक्स्ट कंसर्न है अपना ज्योमेट्रिक
इंक्रीज मेथड से, सो पॉपुलेशन ऑफ 2006 इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ 1971 इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n। ठीक है, हमको सारी वैल्यूज दे रखी है यहाँ पर। ये है 158,800, 1 प्लस आर है हमारे पास में 24.43 डिवाइड बाय 100 की पावर 3.5। वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 3.33। ठीक है, नाउ लास्ट incremental increase method. So this is the P population of 2006 is equal to P 1971 plus n into x bar। ये तो हमको पता ही है, वैल्यू अभी कैलकुलेट की है। इसके बाद में n इंटू एन प्लस 1/2 इंक्रीमेंटल इंक्रीज के लिए फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो y बार, और यहां जो वैल्यू हो जाएगी आपकी, हमारी वैल्यू आई है 227,993 प्लस 3.5 इंटू 3.5 प्लस 1/2 इंटू y बार है अपना 6046.6। बताइए लास्ट वैल्यू 27 कितना? ये 275,609। ठीक है, जो भी है। तो जो हमने रिजल्ट लिखा था, हमने 3 मेथड अभी तक डिस्कस किए हैं। पहला है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, दूसरा है जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, और तीसरा कौन सा था? इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। आप तीनों की वैल्यूज को कंपेयर कीजिए। तीनों की वैल्यू जो है, ये है 2,27,000, ये है 3,41,000 और ये है 2,75,000। और जो हमने स्टेटमेंट लिखे हैं इन मेथड्स में कि सेम वैल्यू के लिए अरिथमेटिक इंक्रीज जो मेथड है वो आपको लोएस्ट वैल्यू देगा। फोरकास्टेड पॉपुलेशन की वैल्यू कितनी देगा? वो लोएस्ट देगा। जो आपने लिखा है उसका मैथमेटिकल प्रूफ है ये। ठीक है, तो अपन ने लिखा था कि ये ओल्ड और सैचुरेटेड सिटीज के लिए सूटेबल होता है, क्योंकि उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ के जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी जो है, वो एज कंपेयर टू यंग और डेवलपिंग सिटी से क्या होता है? कम होता है। इसलिए फोरकास्टेड पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कैसी आनी चाहिए? कम आनी चाहिए। तो ओल्ड और पॉपुलेटेड सिटी जो है, पुरानी जो सिटी है, डेवलप्ड सिटी है, उनमें एक्सपेंशन के चांस कम है, इसलिए हम इसको अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि भाई इस तरह की एक सैचुरेटेड सिटी है, आपको डेटा दे दिया, पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग कीजिए, तो आप इसमें अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड यूज करेंगे। हिंट से समझेंगे क्वेश्चन में क्या कहा है। दूसरा, ठीक है, डेटा दे दिया हो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बना दे और आपका बस केवल कॉमन सेंस यूज करे, क्योंकि आपको तीनों मेथड आते हैं। उस डेटा में लैंग्वेज लिख दी कि दिस सिटी इज डेवलप्ड और ओल्ड पॉपुलेटेड सिटी है, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? और उसमें मेथड का नाम नहीं लिखा है कुछ भी, उसमें मेथड का कोई भी नाम नहीं लिखा है, तो फिर आपको क्वेश्चन से क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्लियर? इसी तरीके से हमने बताया था कि जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड जो है फॉर गिवन डेटा हाईएस्ट वैल्यू देता है। हाईएस्ट वैल्यू है या नहीं है? तो इसका मतलब डेवलपिंग सिटीज जो होंगी, जो न्यू सिटी होंगी, उनमें पॉपुलेशन की एक्सपेंशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होती है। तो उस केस में यहां पर हम जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज करेंगे। अब पेपर आपके लिए टफ इसलिए हो जाता है कि हम पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करते हैं, हम किसी कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आप जब मूवीज देखते हैं तो मूवी लिंकअप होती है, पूरा एक सेगमेंट में बनती नहीं है मूवी, लेकिन वो हमको दिखाई कैसे देती है? एक फ्लो में दिखाई देती है। उसकी शूटिंग 8-10 महीने चलती रहती है, तब जाके वो स्क्रीन पे आती है। स्क्रीन पे आपको एक बिल्कुल चैनल में दिखाई देगी, कंटिन्यूअस चल रही है जैसे। आप क्या करते हो? जो पेपर है, एक पेपर का मतलब आपके लिए एक ही पेपर है, जो आपकी कॉपी का एक पेपर है वो एक ही पेपर है। आपने उसमें जो डेटा लिखा है ना, वो याद कर लिया, उससे पहले और उसके बाद में कहीं जुड़ा हुआ नहीं है वो। तो सब्जेक्ट जो है वो एक मूवी की तरह है, अलग अलग पेपर में लिखा हुआ है, लेकिन हर एक पॉइंट कहीं ना किसी बात से कनेक्टेड है। आपको उसको मूवी बनाना पड़ेगा। तो मूवी बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का सिलेबस याद होना चाहिए।
सब्जेक्ट के चैप्टर्स कौन कौन से हैं। अब जैसे वाटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं अपन, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर डिमांड और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की, क्योंकि हमें डिस्चार्ज कैलकुलेशन करनी है। डिस्चार्ज कैलकुलेशन करने के बाद में हमको पढ़ना पड़ेगा कि वाटर की ट्रीटमेंट करना है, बट ट्रीटमेंट से पहले उसकी बीमारियों को तो पता करना है, सो क्वालिटी पैरामीटर का पढ़ना पड़ेगा हमको। तो दूसरा टॉपिक होगा हमारा वाटर क्वालिटी पैरामीटर। जब हमको पैरामीटर्स आइडेंटिफाई हो गए तो हम अब ट्रीटमेंट की बात करेंगे। अब जब ट्रीटमेंट की बात कर ली तो उसके बाद में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करेंगे। तो इस तरह से एक पूरी जो सब्जेक्ट है उसको हमने किस में बना लिया, एक सीक्वेंस में बना लिया। उसके बाद जैसे ही चैप्टर वाइज सिलेबस याद हो गया, उसके बाद चैप्टर्स में टॉपिक वाइज पढ़ो। अब पहला चैप्टर है वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो वाटर डिमांड, वाटर डिमांड आ गया, तो वाटर डिमांड में हमारी 6 तरह की डिमांड, 6 तरह की डिमांड के आईएस कोड प्रोविजंस याद कर लिए, उनके रिगार्डिंग जो भी डेटा है वो याद कर लिया। उसके बाद और कोई इंपॉर्टेंट कंसर्न है? बिल्कुल है सर, कि पर कैपिटा डिमांड क्या होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी पर कैपिटा डिमांड, टोटल डिमांड कितनी होनी चाहिए। उसके बाद में कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम किसके लिए डिजाइन करते हैं, अगर डिमांड में कोई फ्लक्चुएशन है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सारा अगर आपको रिदम में याद है तो आप कुछ नहीं भूलोगे। लेकिन पेपर टफ कैसे हो जाता है कि सर इस बार का पेपर तो टफ आया। टफ कैसे आया कि सर इसने क्वेश्चन पूछा कैलकुलेट द फोरकास्टेड पॉपुलेशन फॉर ए यंग सिटी और डेटा दे दिया, मेथड बताया ही नहीं, मेथड बताया नहीं, टफ ही तो है सर, ये तो क्वेश्चन डाउट पे जाना चाहिए। इसलिए पेपर आपका आपके पढ़े हुए नोट्स से, आपके पढ़े हुए कंटेंट से ही आएगा। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। क्लियर? तो इसलिए आप थोड़ा सा लेवल से तैयारी करना स्टार्ट करो। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो है, अगर आपको कोई भी सिचुएशन नहीं दे रखी तो उस केस में बेस्ट रिजल्ट के लिए हम किस पे जाएंगे, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड के लिए। ठीक है, बेस्ट रिजल्ट देगा जब हमको कुछ नहीं पता है, एक मॉडरेट वैल्यू आनी चाहिए, तो उस सिचुएशन में हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड पे जाएंगे। तो मेंशन कीजिए इसको। ये अगर आप घर से सॉल्व करके लाए हैं तो मैं इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। चलिए नोट लिखिए आप। नोट लिखिए, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, नहीं नोट, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड गिव्स lowest value, lowest value, lowest value of forecasted population as compared to geometric increase method and incremental increase method, as compared to geometric increase method as and incremental increase method। इसी केस में लिखो आगे, whereas geometric increase method gives highest value, चलिए पैराग्राफ चेंज कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन नो केस आपको कुछ भी नहीं बताया गया है कि ये यंग सिटी है या ओल्ड सिटी है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इस केस में आप क्या यूज करोगे, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तो लिखें, इन नो केस इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड gives बेस्ट रिजल्ट। और बेस्ट रिजल्ट के ब्रैकेट में लिख लो आगे बीच में इंटरमीडिएट वैल्यू, बेस्ट रिजल्ट
इंटरमीडिएट वैल्यू। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा अलग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको पॉपुलेशन दे रखी है, पॉपुलेशन ऑफ चलिए लिखिए 4 ईयर 19 क्वेश्चन है। पॉपुलेशन ऑफ 1930 इज इक्वल टू 2 लाख। पॉपुलेशन ऑफ 1970 ये रखिए आपको 16 लाख। ठीक है, और आपको पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है 2006 की। फिर से वही, अच्छा 2006 की बजाय इसको 2005 कर लो, 3.5 आ जाएगा 2005। ठीक है, अब ये डेटा जो है थोड़ा सा अटपटा है, अलग है, क्वेश्चन ही अलग है। इस क्वेश्चन पे स्टार कर लीजिए। और आरपीएससी ने इसको 2 बार पूछा है इस फॉर्मेट में। डेटा मैंने बदल दिया है, अब आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए जब कभी भी आपको इस तरह का डिसकंटिन्यूअस डेटा हो, डिसकंटिन्यूअस डेटा का मतलब है जितने भी सेंसेस हुए हैं उनके बीच की वैल्यू खत्म हो गई। 1940 में भी हुआ है, 1950 में भी हुआ है, 1960 में भी हुआ है, डायरेक्ट आपको वैल्यू दी है 1970 की। ठीक है, 1930 से 1970। अब यहां पर 3 वैल्यू हमारी गायब है। तो जब भी इस तरह का मिसिंग डेटा हो या डिसकंटिन्यूअस डेटा हो तो उस केस में हमको यूज करना है जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। अब जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड में जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें होती है परसेंटेज ग्रोथ रेट की, आर की। ठीक है, बाकी तो लेटेस्ट पॉपुलेशन हमको पता है 16 लाख। ठीक है, 1970 की दे रखी है। नंबर ऑफ डेकेड्स भी पता है कि यहां इन दोनों के बीच में कितने डेकेड्स का अंतर आ गया, बताओ। अगर हम यहां एन देखें तो एन हो जाएगा हमारा 35 डिवाइड बाय 10, 3.5। तो हमें एन भी पता लग गया। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास आर नहीं है। तो इस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, जब भी आपको कोई डिसकंटिन्यूअस डेटा दिया गया हो तो उस केस में आपको जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज करना है। एंड इस केस में आर इज गिवन एज इस तरह से। एक्स बार एक्स जो डिफरेंस आ रहा है वो 14 लाख का आ रहा है। अब नहीं 14 लाख का आ रहा है, फिर डिवाइड बाय 4 करोगे आप। उस एवरेज में और इस एवरेज में जो एक्यूरेसी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। जो एक्यूरेसी है इस कैलकुलेशन की वो आर में ज़्यादा है, इसलिए हम इस तरह के क्वेश्चन को जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड से करते हैं। चलो अब सॉल्व करेंगे। अच्छा इसमें देखिए जो आपको टी दे रखा है, टी, ये टी क्या है, जो आपको गिवन डेटा है ना इसमें कितने डेकेड्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो दिस इज द टी। यहां पर अगर हम टी देखें, सॉरी, तो टी हो जाएगा यहां पर टी इज इक्वल टू जो पॉपुलेशन जिस जिस टाइम की आपको दे रखी है उसके बीच में नंबर ऑफ डेकेड्स का डिफरेंस। तो कितना डिफरेंस आ रहा है बताओ, 40 ईयर का डिफरेंस है, तो नंबर ऑफ डेकेड्स कितने हो जाएंगे आपके
4। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करके बताइए अब क्या आंसर आ रहा है इसका। बहुत आसान सा क्वेश्चन बनाया है, आप विदाउट कैलकुलेटर भी इस रेट को बता सकते हैं। ठीक है, 5 जीरो से 5 जीरो तो कैंसिल आउट हो गई यहाँ पर, और ये 8 बार कैंसिल आउट। हाँ अच्छा, इससे नहीं हो रहा क्या? चलो ठीक है, तो यहां पर 16 लाख डिवाइड बाय की पावर 1/4 माइनस 1 इंटू 100। जब सॉल्व करेंगे तो ये जो रेट आएगी वो आएगी 17 पॉइंट कितना 31 7.31 7.31%। 4 बचा 7.31%। 4 लिख दिया था वहां पे, करेक्ट कर लो उसको। 7.31%। यही आ रहा सबका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव बिहाफ से। अगर यहां पर 32 लाख दे देता तो आई थिंक कि ये हो जाता 16, और 16 की पावर 1/4 2 2 माइनस 1 1 इंटू 100%। इजी बनाने के लिए कुछ भी वैल्यू दे सकता है। ये नहीं आ रहा क्या? कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हो आप। अरे 8 की पावर 1/4 करके देखो, उसमें से -1 इंटू 100 करके देखो, 68 आ रहा है। तो फिर सही करो उसको, 68.17%। तो ये 7.43 किसका आया था और कैसे आया था? अच्छा चलो कोई नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं इसमें। सो P 2005 इज इक्वल टू लेटेस्ट पॉपुलेशन P 1970 1 प्लस R/100 की पावर n। सो कितना हो जाएगा बताओ? 16 लाख पॉपुलेशन है यहां पर, 1 प्लस 68.17 डिवाइड बाय 100 की पावर 3.5। हाँ जो भी आ रही है लिखो, आप तो रैंडम वैल्यूज लिखिए, मैंने तो। अरे सही बोल, 9870,149.28। तो क्या इतनी पॉपुलेशन नहीं होती 98 लाख? लगभग लगभग 70 लाख तो जयपुर की है। अब जो आपके नेक्स्ट मेथड हैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये 3 ही मेथड से आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ठीक है, हाँ अब आप सॉल्व कर रहे हो इसको और आप गलत कर रहे हो। कोई बात नहीं, आप कैलकुलेटर यूज कीजिए, जो भी आ रहा है ठीक है। लाओ मुझे दो। वन 1.6817 की पावर 3.5 इंटू 650 9868242। ठीक है, तो जो आ रही है उसको लिख लो। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट लास्ट में? चलें फॉरवर्ड। तो देखिए अब जो नेक्स्ट मेथड है, जितने भी आपके जैसे डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट और ग्राफिकल है, कंपेरेटिव मेथड है, लॉजिस्टिक कर्व मेथड है,
इनसे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एक प्रोसीजर से फॉलो करना पड़ता है उसमें, ठीक है। एक प्रोसीजर हमको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट आता है। हर बार जितना डिक्रीज होता है उसको प्रीवियस रेट से माइनस करके फिर करंट रेट बनाई जाती है, तो उतना लेंथी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। बट ये पूछा जा सकता है कि डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट कब यूज की जाएगी, तो कब यूज की जाएगी उसके नाम में ही छुप रहा है, बताओ। जब ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रही हो। तो जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। नेक्स्ट मेथड है आपका, तो देखिए यहां पर इन दिस मेथड द एवरेज डिक्रीज इन द परसेंटेज इंक्रीज इज वर्कड आउट एंड is then subtracted from the latest percentage increase to get the percentage increase for the next decade। यही बताया मैंने कि आपको जो करंट ग्रोथ रेट दे रखी है उसमें कितना डिक्रीज हुआ है एवरेज, उसको माइनस करके और हमको एक क्या बनानी पड़ेगी, करंट ग्रोथ रेट बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कि जो आपने क्वेश्चन किया है, जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इसमें। लिखो पहले इसको आप मेंशन, तो कब यूज करेंगे इसको हम, जब परसेंटेज ग्रोथ रेट जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो किस सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन परसेंटेज ग्रोथ रेट क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम किस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, सीडी में, ठीक है। तो विजुअल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमको पेपर पलटने की जरूरत ना हो, और तभी होगा जब आप रेगुलर स्टडी करेंगे। तो सीडी पोर्शन में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है डीपी अपॉन डीटी इज प्रोपोर्शनल टू पीएस माइनस पी। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट इसको सॉल्व करने का तरीका है। ये कह रहा है कि जो करंट ग्रोथ रेट है, जितना भी डेटा आपको दे रखा है उस डेटा से आप एक एवरेज ग्रोथ रेट कैलकुलेट कीजिए। अब एक एवरेज ग्रोथ रेट जैसे ही आपके पास में आएगी और लास्ट लेटेस्ट पॉपुलेशन की आपकी ग्रोथ रेट होगी, उसमें से उस एवरेज को माइनस कर दीजिए, तो नेक्स्ट डेकेड की आपको क्या मिल जाएगी, ग्रोथ रेट मिल जाएगी। और उस ग्रोथ रेट से फिर आपको इंक्रीज करना है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। लिख लिया आपने, लिखो। देखो यहां पर आपको यहां ईयर दे रखे हैं, ईयर और पॉपुलेशन। कई बार क्या है, इसको इस क्वेश्चन में आपसे यह भी नहीं कहेगा कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तब आपको पता लगेगा कि जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हो रही है, तब ऑटोमेटिकली कौन सा मेथड लगेगा इसमें, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड। देखें अभी तो पॉपुलेशन है 1940 की, 1940 से आपको जो पॉपुलेशन दे रखी है 1970 तक दे रखी है, 50, 60 और 70। नाउ 80,000, 1,20,000, सिमिलरली 1,60,000 एंड ये जो पॉपुलेशन है 2,20,000, या फिर और कम कर लेते हैं इसको, 1,90,000। तो पहले आपको इस क्वेश्चन में परसेंटेज ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी है, बताइए कितनी आ रही है। इसमें तो दोनों बराबर आ जाएंगी, तो थोड़ा सा इसको और ठीक कर लीजिए। इसको आप कर लीजिए
इसको 70 कर लीजिए। कर भी दी कैलकुलेशन, कोई बात नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया था डेटा। और आपको पॉपुलेशन जो कैलकुलेट करनी है वो 2000 में कैलकुलेट करनी है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ 2000 ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले तो आप परसेंटेज ग्रोथ रेट कैलकुलेट कीजिए। नाउ परसेंटेज ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ। P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, यही होगा। P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। तो P2 माइनस P1 करेंगे, कितने डिफरेंस आएगा, 50,000। 50,000 डिवाइड बाय 70,000, सो R1 आएगा अपना 120,000 माइनस 70,000, एक कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं यहां पर, अपॉन 70,000 इंटू 100। बताइए वैल्यू क्या आ रही है, 71.42%, ठीक है। नेक्स्ट जो हो जाएगा, यहां पर डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 40,000 का है, तो 40,000 अपॉन 120,000 इंटू 100, बताइए कितना आ रहा है, 33.33%। नाउ डिफरेंस जो है वो 30,000 का है, R2 R3, 30,000 डिवाइड बाय 160,000 इंटू 100, 18.75, वेरी गुड। तो अगर इस तरह के एस्टिमेशन में आपको रेट कैसी नजर आ रही है, इसमें देख लीजिए, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, देख लो, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन ग्रोथ रेट कम हो रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन ग्रोथ रेट कम हो रही है। अब आप यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सर ये तो थर्ड सेगमेंट की बात हो रही है, जहां पर डीपी अपॉन डीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएस माइनस पी। तो इस केस में हम डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड यूज करेंगे। मेथड आपको लिखवा दिया गया है, जो स्टेटमेंट है वही मेथड है और उसी से सॉल्व करना है। अब आपको यहां पर इतना वर्कआउट करना पड़ेगा, 2000 की आपको पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। एक कैलकुलेशन मैं आपको करके बता देता हूं, ठीक है, बाकी आपको कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ो, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो भी डेटा है उससे एक एवरेज परसेंटेज रेट कैलकुलेट करो, यही कह रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है कि यहां से एक एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट कैलकुलेट करो। अच्छा इसमें एवरेज कौन सा आएगा, कौन सा एवरेज आएगा इसमें, हमने तो दो पढ़ लिए, ज्योमेट्रिक पढ़ लिया है, अरिथमेटिक पढ़ लिया है, इसमें अरिथमेटिक आएगा। इसमें कौन सा आएगा, अरिथमेटिक आएगा। तो बताइए एवरेज ग्रोथ रेट कितनी आ रही है। सो एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट R इज इक्वल टू 71.42 प्लस 33.33 प्लस 18.75 डिवाइड बाय 3। व्हाट इज द वैल्यू, 41.17%। अब आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपको दे रखी है लेटेस्ट ग्रोथ रेट, लेटेस्ट ग्रोथ रेट, एवरेज ग्रोथ रेट से आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। लेटेस्ट ग्रोथ रेट से क्या करना है आपको, कैलकुलेशन करनी है। तो अब देखिए यहां पर नेक्स्ट जो ग्रोथ रेट आएगी वो इससे कम आएगी, और कितना कम आएगी, माइनस कीजिए इसको। तो यहां से आपकी आ जाएगी, जैसे आपको दे रखा है यहां पर 7% माइनस करें कितना हो जाएगा, ये इतनी ज्यादा कैसे आ रही,
एक मिनट, नहीं ज्योमेट्रिक से तो हम करेंगे ही नहीं इसको। डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज अपना आ रहा है यहां पर। ओके ओके, अभी तो हमने यहाँ पर एक और कंसर्न छोड़ दिया है, सॉरी। देखो यहाँ थोड़ा सा इसको करेक्ट करना है, और करेक्ट क्या करना है देखो, अभी तो केवल हमने परसेंटेज ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया है, डिक्रीज कहाँ कैलकुलेट किया है, कंसर्न तो यहीं आ रहा है। अभी हमने जो कैलकुलेट किया है वो क्या किया है, परसेंटेज ग्रोथ रेट। ये तो परसेंटेज ग्रोथ रेट है ना डिक्रीज का एंड में। तो नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा, एक और कॉलम बनेगा इसमें, डिक्रीज इन परसेंटेज ग्रोथ रेट। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिए। एक और कॉलम बनेगा, अभी तक तो हमने परसेंटेज ग्रोथ रेट ही कैलकुलेट की है। तो जब ट्रेन लेट हो जाती है तो क्या अनाउंसमेंट होता है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ, तो बताइए फर्स्ट कितना आ रहा है, फर्स्ट D1 आ रहा है अपना 71.42 माइनस 33.33, तो 38.09%। सिमिलरली D2 कितना आएगा, 13 पॉइंट सॉरी नहीं, तो 14.58%। अब इसका एवरेज आएगा, दिस इज द डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, यही तो स्टेटमेंट में लिखा था, थोड़ा सा हमने जल्दी कर दिया, परसेंटेज इंक्रीज का एवरेज ले लिया था। तो एवरेज ऑफ डिक्रीज इन परसेंटेज ग्रोथ रेट and it is equal to 38.09 plus 14.58 डिवाइड बाय 2, कितना आ रहा है, कितना 26.33%। देखो अब जो है, जो भी कैलकुलेशन हो रही है, इसका मतलब हम सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। जो डेटा हमने रैंडमली लिया है उस डेटा से तो यही आया है। मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करवाना बता देता हूं। देखो, अगर हम यहां पर नेक्स्ट जो डेकेड होगा उसकी परसेंटेज ग्रोथ रेट देखें, तो नेक्स्ट की कितनी होनी चाहिए, करंट की है 18.75, और परसेंटेज डिक्रीज कितना है अपना, एवरेज परसेंटेज डिक्रीज 26.33, तो नेक्स्ट जो आएगी वो नेगेटिव में आ रही है। तो इसका मतलब कर्व जो है अब नीचे जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा आता है तो आप जैसा दे रखा है वैसा यूज करेंगे। अब ये डेटा जो था, एक रैंडम डेटा लिया था मैंने, तो उसकी कैलकुलेशन अपन ने पहले से नहीं की, वो कोई कंसर्न नहीं है। अगर ये पॉजिटिव भी होता तो मान के चलिए यहां तक अपना क्वेश्चन टर्मिनेट हो गया, तो जो करंट होती वो कितनी होती, 33.33। तो उस केस में एवरेज, अब जो नेक्स्ट जो होगा ग्रोथ रेट वो कितनी हो जाएगी, 33.33 माइनस 26.33, तो 7% हो जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर की हम 7% बढ़ा के लिख देंगे। अभी जो कैलकुलेशन आ रही है वो किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। तो नेगेटिव में आ रही है तो माइनस करेंगे, फिर पॉपुलेशन क्या होती चली जाएगी, कम होती जाएगी। तो हमको दे रखा है पॉपुलेशन 1970 का, तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज। अब फर्स्ट स्टेप है अपना, अब इसमें डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम। स्टेप नंबर 1, हमको जाना है 2000 तक, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे 1980, फिर 1990, और फिर 2000। ठीक है, तो परसेंटेज ग्रोथ रेट फॉर 1980, मतलब नेक्स्ट डेकेड, बताइए कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 18.75 माइनस 26 पॉइंट, कितना था वो, 26.33।
-58। तो बताइए पॉपुलेशन इन 1980 कितना हो जाएगा? लेटेस्ट पॉपुलेशन P 1970, एंड अब इसका इतना परसेंट बढ़ के आएगा। माइनस है तो कम हो जाएगा, पॉजिटिव है तो बढ़ के आएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर? लेट दिस इज D1 D2, तो अपने को पता लग गया D3 कितना हो जाएगा बताओ? प्लस D3 इंटू लेटेस्ट पॉपुलेशन कितनी है अपनी? ठीक है, तो ये पॉपुलेशन आएगी। या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, फैक्टर मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। ये पॉपुलेशन 1970 और ये हो जाएगा आपका -7.58, और भी इसको सही करें तो 58 अपॉन 1000 इंटू 1970। चलिए, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1970 कितना है? 190000, यही है। ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस 0.0758, यही होगा। चलिए, कितना आया? 1798। तो अब नेक्स्ट वाले के लिए ग्रोथ रेट क्या रही होगी? ये थी ग्रोथ रेट। नेक्स्ट वाले के लिए ये ग्रोथ रेट है। क्या? वापस से एवरेज नहीं करना है, डिक्रीज इन ग्रोथ रेट एक बार ही कैलकुलेट करना है। हाँ, अब इस सीक्वेंस को आगे 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 चलाओ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब जो आपने कैलकुलेट किया है उसकी ग्रोथ रेट ये थी 1980 में। 1970 से 1980 के बीच में जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो इस ग्रोथ रेट के साथ में बढ़ी है। कितना था ये बताओ, इसको कैलकुलेट करके पॉइंट जो भी आ रहा है कितना? भाई इस 1970 से 1980 के बीच में, ये 1980 के बीच में ये जो है पॉपुलेशन वो किस रेट से बढ़ी है या घटी है? जो भी आपको आइडिया लग रहा है यहां से, तो इस रेट से बढ़ी है ना। कितना? 0.9242। इसका मतलब 92.4% से, मतलब इसको हम और करेक्ट कर सकते हैं, 92.4% तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट डेकेड में अगर आपको देखना है तो ये हमको पॉपुलेशन मिल गई, ये पॉपुलेशन मिल गई। अब 1990, ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ 1980, और जैसे हमने पहले किया था, अब बताओ कितना हो जाएगा? पहले कितना था? पहले स्टार्टिंग में हमने यूज किया था 18.75, उसमें से डिक्रीज माइनस किया 26.33। अब दोबारा से हम क्या करेंगे? हमको एक ग्रोथ रेट मिल जाएगी। अब अगर आपको दोबारा से कैलकुलेट करना है तो ये पॉपुलेशन और इसको दोबारा से माइनस करना पड़ेगा, दो बार डिक्रीज करना पड़ेगा। तो वही रेट, करंट रेट, लेटेस्ट पॉपुलेशन कितनी है? 18.75, और नेक्स्ट टू सेकंड डेकेड्स में कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ दिस, दो बार माइनस करेंगे। तो इस तरह से परसेंटेज ग्रोथ रेट आपकी बदल जाएगी। चलिए सॉल्व करके बताइए इसको। हाँ, लेटेस्ट पॉपुलेशन ये, इसकी ग्रोथ रेट चेक करके बताओ कितनी आ रही है? कितनी आ रही है इसकी? माइनस में आएगी वो तो बिल्कुल, 33.91। तो ग्रोथ रेट जो है R
4, R4 इज इक्वल टू, बताओ, पॉपुलेशन अपनी 175598 माइनस प्रीवियस कितनी थी 190000 डिवाइड बाय 100, सॉरी इंटू 100, बताइए कितनी आ रही है इससे? अरे परसेंटेज ग्रोथ रेट यही तो कैलकुलेट करोगे। अगर ये टेबल में 1980 की पॉपुलेशन दे रखी होती यहां पर, तो ग्रोथ रेट कितनी आती? R4 ऐसे ही तो आती। तो ये कितनी आ रही है बताओ? माइनस में ही आएगी, लेकिन कितनी आएगी? कितना? हाँ वही तो बता रहा हूं, कितनी आ रही है? -7.5। ठीक है, ये आ गई आपकी क्या? ग्रोथ रेट। ये आपकी क्या आ गई? ग्रोथ रेट। अब आपको नेक्स्ट कैलकुलेट करना है, तो 1990, सॉरी ये 9080 लिख रखा है, 9070, ठीक है। और 1 माइनस, अब सेकेंड डेकेड्स में जाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ, यही एक बार ये माइनस और एक बार पहली वाली माइनस, तो लगातार आप जितने डेकेड्स पे जाते जाओगे फैक्टर मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ माइनस 0.075, यही था ना एवरेज 58। डिफरेंसेस बढ़ता चला जाएगा, और फिर थर्ड डेकेड में कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 से। चलो बताओ आंसर क्या आ रहा है? कहां पे क्या बोल रहे हो? अच्छा, हाँ हाँ, लेटेस्ट पॉपुलेशन, सॉरी। चलो सॉल्व करो। तो इसमें कंटिन्यूअस आपको इस तरह से स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो बताओ कितना आ रहा है? 1 1, ठीक है। और इसी तरीके से फिर 2000 की कैलकुलेट करो। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव के भी आप पे नहीं आते हैं, ठीक है। ये भी डेटा चेंज किया मैंने। बताओ P90 कितना आ रहा है? 116058, चेक करो। चलिए 2000 का बताइए क्या हुआ? 2000 का बताइए। पॉपुलेशन ऑफ 2000, तो पॉपुलेशन ऑफ 1990, क्या गड़बड़ी हो गई बताओ? अच्छा, तो ये तो सिली मिस्टेक है, इनको करेक्ट कर लो, घबराओ मत, ठीक है। हाँ, अब थर्ड में कितना आएगा? 1 माइनस, तो पहले तो प्लस करेंगे, हाँ 2 से, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई क्यों होगा? चलो ठीक है, आपने वो क्या करना है, अभी मैं इससे सॉल्व कर लो, इसका दूसरा तरीका बता देता हूं, और इजी तरीका। ये इसका थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड तरीका है। अब उसमें कुछ नहीं होगा, आपको करना है क्या, देखो यहां पर 3 टाइम्स ऑफ -0.0758, ये 2 से 3 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है अभी बताता हूं। डायरेक्ट माइनस कर दो, वो 1 1 एक बार माइनस करोगे ना। चलो, ये आंसर ही नहीं आ रहा आप लोगों का। हाँ, मैं अभी देखता हूं, रुको। हाँ बोलो। चलो इसको एक बार दोबारा से रीचेक कर लेते हैं। देखो करना क्या है इसमें, पहले समझो, यहां तक समझ में आया? फर्स्ट स्टार्टिंग में लेटेस्ट पॉपुलेशन यूज करनी है, आपका D3 कितना आ गया? ठीक है, इसको आपने डायरेक्टली क्या कर लिया, यहां पर यूज कर लिया।
डायरेक्टली यूज कर लिया कि सर इस परसेंटेज ग्रोथ रेट से ये पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, अगर माइनस में है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लो। देखो आपको लेटेस्ट पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, परसेंटेज ग्रोथ रेट 18.75, 18.75, और 18.75 में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, एवरेज डिक्रीज। तो ये जो नेक्स्ट डेकेड होगा उसकी ग्रोथ रेट आएगी हमारे पास में R4 18.75, 18.75 माइनस 26.33, ठीक है, कितना आ रहा है ये, माइनस 7.58%, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो होगा R5, पॉपुलेशन तो कुछ भी आए, नेक्स्ट की बता देता हूं आपको मैं। ये थी प्रीवियस की, ये थी कितनी, प्रीवियस की। अब प्रीवियस में से हम माइनस करेंगे 7.58 माइनस 26.33, 26.33, तो आपकी नेक्स्ट कितनी आ जाएगी, 33.91 माइनस में। तो या तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर लो, हाँ डायरेक्टली यूज किया। अगर आपको फिर से आगे चलना है तो R6 कितनी आएगी आपकी, माइनस 33.91 माइनस 26.33, तो अब ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ द 3 पॉइंट, क्या लिखूं, 60.24, क्लियर। अब आप लेटेस्ट पॉपुलेशन को इन रेट से डिक्रीज करते चलो, आप बजाय इसके आप इन रेट से डिक्रीज करते चलो। तो अब जैसे पॉपुलेशन ऑफ 19 कितने की दे रखी है, 70 की, तो 80 की कितनी हो जाएगी, पॉपुलेशन ऑफ 1970। अब बढ़ाना है, कितने परसेंट से बढ़ाना है, R5 से बढ़ाना है, जो भी है R4 या R5 जो भी है, R4, तो प्लस R4 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 1970 डिवाइड बाय 100, कितनी आ रही है ये, वही आ रही होगी 175598, ठीक है। ये लेटेस्ट पॉपुलेशन हो गई। अब हमको कैलकुलेट करना है 1990 की, तो पॉपुलेशन ऑफ 1980, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ 1980, इसकी ग्रोथ रेट क्या है, R5, तो R5 क्या हो जाएगी बताओ, R5 है अपनी 33.91, R5 कितनी है 33.91, तो ये पॉपुलेशन बढ़ेगी अपनी R5 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 1980 डिवाइड बाय 100। तो बस इससे सॉल्व कर लो, ये ज्यादा आसान लग रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 17558 33.91 माइनस का, तो इसको माइनस ही कर देते हैं, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100 और इनटू पॉपुलेशन ऑफ, तो कितनी आ रही है, कितना, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये करेक्ट कर देंगे, आप तो कैलकुलेशन करो, 1, ठीक है, क्लियर। तो वो ऐड नहीं की थी क्या उसमें, तभी आंसर गलत आ रहा था, चलो कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। लास्ट वाली बताओ 2000 की, पॉपुलेशन ऑफ
2000। अच्छा आप वो, ठीक है ठीक है, उस वाले में एक वैल्यू मिस हो रही थी, कोई नहीं। तो पॉपुलेशन ऑफ 1990 और किस ग्रोथ रेट से बढ़ेगी? R6 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 1990 डिवाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा आपका 116053 माइनस R6 कितना है अपना? 60.24। 60.24 इंटू 116053 डिवाइड बाय 100, और यहां से जो वैल्यू आएगी नोट डाउन कर, 4614। ठीक है, तो आपको सबसे पहले परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है, उसका फिर डिक्रीज कैलकुलेट करना है, उस डिक्रीज का एवरेज लेना है, करंट ग्रोथ रेट से माइनस करके नेक्स्ट डेकेड की आपको ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी है, और फिर करंट पॉपुलेशन को उस ग्रोथ रेट से इंक्रीज करना है। ये पूरी प्रोसीजर है। ठीक है, तो होने को तो ये बेसिक कैलकुलेशन है। ये क्वेश्चन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस में आ सकता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना पड़ेगा, कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने, थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आना, या फिर ये पूछ सकता है आपसे, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन अगर ये बनाए तो डेटा देके और आपसे पूछ सकता है 2000, जैसे इसमें अपन ने 3 रेट कैलकुलेट किए हैं, 1980 के लिए, 1990 के लिए और 2000 के लिए। तो 2000 के लिए ग्रोथ रेट पूछवा ले कि उस टाइम पे कितनी ग्रोथ रेट रहेगी। क्या? 3 बार नहीं, अगर उसने 2010 की पूछ लेता तो एक बार और करनी पड़ती। हाँ, वो तो जितने स्टेप्स हमको आगे बढ़ते जाने उतने स्टेप्स में हमको कंटिन्यूस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आपने को क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ऐसा बेसिक कैलकुलेशन है। अब जो नेक्स्ट मेथड है आपका, हाँ लिखो लिखो। अच्छा अभी लिखा ही नहीं, तो यहां से लिखो और ऊपर, यहां यहां से स्टार्ट कर दो R4 से, R4 R5 R6। अब इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रेयरली पूछे जाते हैं, फिर इसमें टाइम लगता है। हाँ, डेटा इजी करके आपसे रेट पूछी जा सकती है, और अगर डेटा इजी है तो हो सकता है कि क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए पूरा। एक ही स्टेप में अगर सॉल्व हो रहा हो, बहुत आसान सा डेटा दे दिया जिसको आप विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेट कर सकते हो, तो क्वेश्चन बना सकते हैं फिर इस पे। लिख लिया आपने ये? लिखा आपने? अच्छा, इसको सबसे बढ़िया तरीका क्या है, टेबल से सॉल्व करना। टेबल में बनाओ, जितने भी पॉपुलेशन आपको कैलकुलेट करनी है उन सबकी परसेंटेज ग्रोथ रेट लिख लो, और उस ग्रोथ रेट से आप उसको बढ़ाते चलो। चलो, तो नेक्स्ट मेथड जो है सिंपल ग्राफिकल मेथड। सिंपल ग्राफिकल मेथड, देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें जो भी, आवाज मत करो लास्ट में, इसमें गिवन डेटा से ग्राफ प्लॉट किया जाता है। जो डेटा है ना, पॉपुलेशन वर्सेस टाइम का कर्व प्लॉट किया जाता है। और फॉर एग्जांपल ये कर्व है, पॉपुलेशन वर्सेस टाइम कर्व, और ये कुछ इस तरह का आ रहा है। ठीक है, यहां पर आपको स्टडी की आपने 1940 से, और आप डेटा लिखते गए और आपको पता लगा कि सर आपने 1990 तक का डेटा लिख रखा है। सॉरी, ये पॉपुलेशन कुछ मिली आपको P1 कॉरस्पॉन्डिंग 1940,
फिर यहां पर क्योंकि टाइम वर्सेस पॉपुलेशन कर्व है, ठीक है। इसके बाद में ये आपको 1990 का डेटा दिया हुआ है, कंटिन्यूस डेटा दिया हुआ है, तो इससे पॉपुलेशन P2 मिल गई आपको। तो आपने डेटा क्या कर दिया, डेटा से एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई हमें 2010 का वो बताइए पॉपुलेशन। तो अब हमारे पास में केवल इतना ही कर्व प्लॉट है, क्या है, इतना ही कर्व प्लॉट है। और जिस तरह का कर्व का नेचर है कि कर्व जो है इस तरह से घूम रहा है ऊपर, तो स्मूथली इसको हम ऐसे घुमा देंगे, रफली ड्रॉ कर देंगे आगे तक, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहां पर पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी यहां पर। तो ये क्या है, ग्राफिकल मेथड, यही लिखा होगा इसमें। द कर्व इज देन स्मूथली एक्सटेंडेड इन दिस मेथड, ए ग्राफ इज प्लॉटेड फ्रॉम द अवेलेबल डेटा बिटवीन टाइम एंड पॉपुलेशन। तो एक जो डेटा है उससे एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, और उसके बाद में द कर्व इज देन स्मूथली एक्सटेंडेड अप टू द डिजायर्ड ईयर। हमको 2010 की पॉपुलेशन चाहिए, तो जिस तरह का कर्व टेंडेंसी फॉलो कर रहा है उसी वे में हम इस कर्व को क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। एंड दिस मेथड गिव्स वेरी अप्रोक्सीमेट रिजल्ट एंड शुड बी यूज्ड अलोंग विद अदर फोरकास्टिंग मेथड्स। तो कंपैरेटिवली इसको हम कंपेयर करेंगे और दूसरे मेथड से, ठीक है। तो अब इसमें क्या न्यूमेरिकल आएगा, सिंपल आपसे पूछ सकता है, इसका मेथड का नाम पूछ सकता है कि अगर हम इस तरह का प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो उसका नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है, सिंपल ग्राफिकल मेथड। देखिए नेक्स्ट, कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड, तो दो मेथड ग्राफिकल हो गए फिर आपके, सिंपल ग्राफिकल और कंपैरेटिव ग्राफिकल। सिंपल ग्राफिकल में हम अवेलेबल डेटा से प्लॉट कर रहे थे, और प्लॉट करने के बाद उसको एक्सटेंड कर रहे थे डिजायर्ड ईयर तक। कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड में हम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाली सिटी से कंपेयर करते हैं। किससे, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल ऐसा ही है, कॉमर्शलाइजेशन भी ऐसा ही है, ऑलमोस्ट अब तक का जो डेटा है उससे ग्रोथ रेट भी वैसी ही मिली हमको। तो उस कर्व से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके डिजायर्ड लेवल तक जाएंगे। तो यही लिखा हुआ है, इन दिस मेथड द सिटीज हैविंग कंडीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर। कैसी हैं, कंडीशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर। इनको हम क्या करेंगे, टू द सिटी हुज फ्यूचर पॉपुलेशन इज टू बी एस्टिमेटेड आर सेलेक्टेड। क्या करना है कि ऐसी जिस सिटी के लिए, मान के चलिए आप जयपुर के लिए पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर रहे हैं और आपके पास डेटा इसमें लैक हो रहा है, डेटा नहीं है, तो आप इसी से रिलेटेड किसी दूसरी सिटी से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसा टोपोग्राफिकल नेचर, जैसा इसके ज्योमेट्रिकल फीचर, जैसा इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, सब कुछ ऑलमोस्ट अगर सिमिलर आ रहा है, अब इतनी सिटीज हैं कोई ना कोई तो मिलेगी, और अगर उसका डेटा है तो उससे हम इससे कंपेयर करेंगे। इट इज देन assumed that the city under consideration will develop as the selected similar city have developed in the past. क्लियर। तो मतलब जिस तरह से वो पास्ट ईयर्स में इंक्रीज हुई है, जो आपकी जिस सिटी से आप कंपेयर कर रहे हैं उस सिटी को जैसा ट्रेंड चार्ट रहा है, उस ट्रेंड चार्ट को आप किस में यूज करेंगे, जो आपकी पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है। तो पहले वाले में क्या था, सिंपल ग्राफिकल में बताओ, सिंपल ग्राफिकल में स्मूथली उसी कर्व को एक्सटेंड कर रहे थे, और इस वाले में क्या है, इस वाले में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और कंडीशन वाली सिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब जैसे अपन के 4 महानगर हैं, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई और कोलकाता, तो इनकी कंडीशन ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। क्या कह रहे हो, सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इट इज देन अज्यूम दैट द सिटी अंडर कंसिडरेशन विल डेवलप, वैसे डेवलप होगी, एज द सेलेक्टेड सिमिलर सिटी हैव डेवलप्ड इन पास्ट ईयर। मतलब
जो आपकी सिटी है, ये इसमें ऐसा अज्यूम किया गया है कि जो आपकी पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन वाली सिटी है वो उसी तरह से डेवलप होगी जैसे आपने जिसके साथ कंपेयर किया है। ठीक है, जैसे आपके पास डेटा भी तो नहीं हो सकता ना, प्रीवियस ईयर डेटा नहीं हो सकता, आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो आप उसके सिमिलर कंडीशन वाली सिटी को आप ढूंढोगे, उसका ट्रेंड चार्ट देखोगे, तो आप यही मान के चलोगे कि जो दूसरी जो आपकी पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, जो सिटी आपने अज्यूम, जिस सिटी के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो सिटी वैसे ही बढ़ेगी या उसका ग्रोथ रेट वैसा ही होगा जैसे सेलेक्टेड जो सिटी है पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। लॉजिस्टिक कर्व मेथड, पहले इसको समझेंगे, इसके बाद में इसके जो दो पॉइंट हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये कर्व आप पहले भी देख चुके हैं, दिस इज द लॉजिस्टिक कर्व। फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर आपको पॉपुलेशन दे रखी है कुछ पी नॉट, टाइम टी नॉट पे पॉपुलेशन दे रखी है पी नॉट, टाइम टी नॉट पे पॉपुलेशन कितनी है टी नॉट, टी वन पे पॉपुलेशन है पी वन, दिख रहा है ना पीछे ये, यस और नो? और थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, कल की तरह ही हो गए। ठीक है, तो यहां पर आपको पॉपुलेशन दे रखी है जैसे टी नॉट टाइम पे इनिशियल पॉपुलेशन पी नॉट, नाउ टी वन टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन है पी वन, पी टू टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन आपको दे रखी है टी टू टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग है पी टू, ये आपको सैचुरेशन पॉपुलेशन पी एस दे रखी है। और किसी टाइम टी, यहां जो टाइम है ये डेकेड्स में नहीं है, ये कोई भी टाइम हो सकता है, बेसिकली डेज में होता है। किस में होता है? डेज में या ईयर में। तो मेनली जब हम क्वेश्चन कॉल सॉल्व करते हैं तो ये ईयर में लिखा होता है। ठीक है, तो ये एट द टाइम कितनी पॉपुलेशन है ईयर वाइज वो कर्व है। और मान के चलिए कि किसी टाइम टी पर आपको पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, किस पर? टाइम टी पर। तो ये बताइए पॉपुलेशन कितनी होगी, ये कैलकुलेट करना है। और ये जो कैलकुलेट होगा वो किससे होगा? लॉजिस्टिक कर्व से। और ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इसमें ये जो डेटा दे रखा है, क्योंकि ये जो कर्व हमने बनाया है ये बहुत सारी स्टडी के बाद बनाया है, तो स्टडी के साथ तो बना लिया, लेकिन क्या ये हर एक सिटी के लिए सूटेबल है? वो किस फ्रेम में है, किस ट्रेंड में चल रही है अभी? तो ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, हमने मान लिया है कि ऑलमोस्ट जितनी भी सिटीज हैं वो क्या करेंगे? इस कर्व को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पहले एक कर्व बनाइए आप। कर्व की हेडिंग लिखी हुई थी पहले इसमें, द कर्व इज एज शेप्ड एंड नॉन एज लॉजिस्टिक कर्व। मेथड का नाम है लॉजिस्टिक कर्व मेथड। इसके फॉर्मूले आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछे जा सकते हैं। दिस कर्व इज एज शेप्ड and it is called as logistic curve. This curve is S shaped and it is called as logistic curve. Population versus time curve. ठीक है, लिखें इसमें, यहां पर आप मेंशन कीजिए कि P नॉट, P1, P2, PS ये क्या है। तो इस तरह से कोई बात नहीं। अब देखिए यहां पर P नॉट, P1, P2 और PS क्या है, तो आप लिखिए P नॉट इज इक्वल टू
पॉपुलेशन at the beginning of population at the beginning of census जनगणना at the beginning of census. चलिए P1 लिखिए. पॉपुलेशन आफ्टर T1 ईयर्स, पॉपुलेशन आफ्टर T1 ईयर्स. इसी तरीके से P2 क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन आफ्टर T2 ईयर्स. एंड P को क्या लिखोगे? पॉपुलेशन आफ्टर T ईयर्स. ठीक है. तो एंड लास्ट वन इज PS. देखो सैचुरेशन पॉपुलेशन. अब आपको P कैलकुलेट करना है आफ्टर T ईयर. P कैलकुलेट करना है आफ्टर T ईयर. सो P इज गिवन एज लिखें यहां पर 1/1 प्लस, आवाज मत कीजिए लास्ट में, 1/1 प्लस M इंटू लॉग इनवर्स एन T. M और N यहां पर क्या है? कांस्टेंट है. P इज इक्वल टू PS अपॉन 1 प्लस M लॉग इनवर्स एन T, नॉट 1 अपॉन PS. ठीक है. तो ये है आफ्टर T ईयर क्या पॉपुलेशन रहेगी. हेयर M एंड N आर कांस्टेंट. ठीक है. ऑब्जेक्टिव में देखिए इसका क्वेश्चन पूछना और इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट फॉर्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं. और जब फॉर्मूले पूछे जाएंगे तो किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है. तो लिखिए यहां पर M की वैल्यू क्या होगी. M को मैं डायरेक्टली लिखा देता हूं PS माइनस P0 अपॉन P0. फैक्टर्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. फैक्टर्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट वन इज N से पहले अपन PS का फॉर्मूला लिखेंगे. सैचुरेशन पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. दिस इज द PS. क्या P3 कहां है? नहीं, हमको जो रिक्वायर्ड डेटा है केवल 3 ही है, P0 P1 P2. हाँ, हो तो आप इनमें से केवल 3 ही डेटा यूज करेंगे. जो लेटेस्ट होता है बेस्ट रिजल्ट के लिए हमेशा लेटेस्ट यूज किया जाता है. ठीक है. अब आपको क्या रह गया? M कैलकुलेट कर लिया, PS कैलकुलेट कर लिया, अब N रह गया. तो N इज इक्वल टू 1/T1 लॉग बेस E
तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। लॉजिस्टिक कर्व मेथड में 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। याद हो जाएंगे फॉर्मूले क्या? हाँ, मुझे भी मतलब थोड़ा याद करने में टाइम लगा, बट मैंने कुछ इसके पीछे कहानी बना ली, तो मैं बोर्ड पे भी वो कहानी याद कर लेता हूँ और मुझे याद आ जाता है। हाँ, ट्रिक है, कहानी है, कुछ भी मान लो, ये तो याद हो जाता है। एम, ठीक है, एम इज इक्वल टू, देखो आपको एटलीस्ट ये तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। P इज इक्वल टू पी एस अपॉन 1 प्लस एम लॉग इनवर्स एन टी, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रखे हैं दोनों। नाउ एम सिंपल है पी एस माइनस पी नॉट, पी एस माइनस पी नॉट। हालांकि मैं इन तीनों को आपको कोरिलेट कर देता हूं। सबसे पहले आप जाओ पी एस पर, फैमिली पर, सबसे बड़ी वैल्यू, और इस फैमिली में 3 लोग हैं, पी नॉट, पी वन और पी टू, और भी होंगे बट ये 3 भाई हैं, ठीक है। पी नॉट सबसे छोटा, मजला कौन सा है? पी वन, और पी टू सबसे बड़ा। अब एक्चुअली जब सब लोग साथ में रहते हैं तो बोलते हैं ना, एकता में, सॉरी, संगठन में शक्ति होती है ना। तो तीनों जब एक साथ हैं, तीनों साथ हैं, तो इनकी पावर क्या आ रही है? पावर दुगनी हो रही है, जस्ट डबल, ठीक है। लेकिन यहां पर किसी रीजन के चलते P1 अलग हो गया। अब रीजन क्या था कि ये तीनों जो हैं ये कुंवारे हैं, शादी नहीं हुई इनकी। अब हाँ, तीनों की शादी नहीं हुई, एज बढ़ती जा रही है। तो अब अपने अक्सर क्या होता है गांव में, क्या होता है गांव में, यही होता है कि जब तक बड़े की शादी नहीं होगी छोटे की कोई सगाई भी नहीं करेगा। तो यहां गड़बड़ी ये हो गई कि P1 ने अपना देख लिया सब सिस्टम, हाँ, ठीक है। और जब P1 ने देख लिया तो ये दोनों नाराज हो गए। तो अगर P1 की शादी हो गई तो पावर 2, पावर 2, पावर 2 हो गया, ये भी 2 गए अब। और ये दोनों अलग हो गए, गांव में बोलते हैं न्यारे हो गए, तो न्यारे हो गए साहब, ये अलग हो गए। और यहाँ P नॉट प्लस P2, पावर को सेटिस्फाई करते चलना है, क्योंकि यहाँ P की पावर 3 हो रही है। तो अगर आप इनको सेटिस्फाई करते हैं, P1 सेपरेट होगा तो पावर 2 के साथ में होगा, और पावर 2 है, शादी हो गई भाई इसकी, तो ये दोनों भाई अलग हो गए। अगर आप डिनोमिनेटर में देखोगे, प्लस केवल P नॉट और P2 के साथ आने पे आता है बस, बाकी जहां पर भी आप देखोगे माइनस 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 हो रहा है। दोनों साथ कौन रह रहे हैं इन चारों वैल्यूज में से? पी एस, पी नॉट, पी वन, पी टू में से। तो अगर P1 शादी करेगा तो यहां पर गड़बड़ी किसकी होगी? P2 और P नॉट सेपरेट हो जाएंगे, और ये दोनों जब ऐड होंगे तो यहाँ प्लस साइन आएगा, साइन का भी बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। और जब सेपरेट होंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। वैसे ही डिनोमिनेटर में ऊपर पावर जा रही है, न्यूमरेटर में पावर जा रही है पी क्यूब की, और हमें क्या कैलकुलेट करना है? पी एस कैलकुलेट करना है, ठीक है। पावर पी क्यूब की जा रही है, तो नीचे एटलीस्ट क्या होना चाहिए? पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कैसे आएगा? पी नॉट, पी टू दोनों साथ में है, और अलग कौन है? पी वन स्क्वायर। ये याद हो गया। अब लड़ाई ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो भाई परेशान, जो ग्रैंडफादर हैं वो परेशान, चलो समझाते हैं। तो समझाइश में सबसे बड़ा आदमी जो है ना वो अलग हो जाता है, क्योंकि वो तो पहले से ही क्या है, फैमिली मेंबर्स में आ गया। समझाया किनको जाता है? छोटों को। अब छोटे कौन कौन बचे? P1 और P2 बचे, P1 और P2। तो अब मीटिंग होगी, सॉरी, P नॉट और P1 बचे, P2 अलग हो गया। तो यहां आपको क्या करना है? यहां आपको अब देखिए, PS जो है P1 और P नॉट को समझाएगा, P1 और P नॉट को समझाएगा। अब 2 बचे हैं अपने पास, एक सबसे छोटा और एक उससे बड़ा, मजला। अब इन दोनों में डिस्कशन हो रहा है कौन जाए कौन जाए। तो छोटा बोलेगा पहले तू जा, तू पिट गया। तो यहां PS जो है क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। मैंने क्या बोला? साइन केवल P नॉट और P नॉट और P2 जब आएगा तभी पॉजिटिव आएगा, हर जगह कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। फिर इसके बाद में इसका नंबर जब कंप्लीट हो गया, इसको समझा दिया, तो अब अंदर कौन गया? P नॉट चला गया, और जो पहले गया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम। तो इस तरह से एक छोटी सी कहानी के जरिए मैंने थोड़ा सा इसको याद कर रखा है।
बट एग्जाम में ये फॉर्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल थोड़ा सॉल्व करना टिपिकल है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, बट एग्जाम में फॉर्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं। गड़बड़ी क्या होगी एग्जाम में, जैसे मान के चलिए एन का फॉर्मूला दे दिया, तो एन के फॉर्मूले में साइन देखिए आप, माइनस 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 माइनस। अगर पीएस का फॉर्मूला देखिए हर जगह माइनस आ रहा है, लेकिन एक जगह क्या आ रहा है प्लस, और केवल ऑप्शन में माइनस के प्लस की ही गड़बड़ी करेगा बस। और एक साथ 4 ऑप्शन दिखेंगे, आप वहां पे पकड़ भी नहीं पाओगे कि प्लस माइनस कहां लग रहा था। तो ये एक बात याद रख लो कि हर जगह माइनस है, जब छोटा भाई सबसे छोटा और सबसे बड़ा भाई साथ में आएगा तब क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर? तो ये था लॉजिस्टिक कर्व मेथड। इसमें जो थ्योरी लिखी हुई है बेसिक सिंपल है। देखिए अगर आप देखोगे तो इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है हाइपोथेसिस, ठीक है, मतलब ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। क्या है ये? हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। द 3 फैक्टर्स, ये आप लिख चुके हैं, द 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन पॉपुलेशन कौन कौन से हैं? बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। तो मेंशन कर लीजिए आप। और यहां पर कंप्लीट होता है आपका फर्स्ट चैप्टर।